रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो आज बात कर लिया जाए क्षार का रासायनिक गुण। क्या चीज? क्षार का रासायनिक गुण। तो देखते जाओ, बोर्ड पर देखते रहे। क्षार का रासायनिक गुण, क्षार का रासायनिक गुण। तो देखा जाए कि आखिर क्षार का रासायनिक गुण क्या होता है। सबसे पहली बात, धातु के साथ अभिक्रिया। तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? याद रहेगा कि क्षार जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखो आप लिख दो यहाँ पे NaOH, अब प्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज? मैग्नीशियम। तो अभिक्रिया नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो पॉइंट नंबर 2 अगर बात किया जाए क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो और HCl ले लेते हैं, तो क्या बनेगा बोलिएगा? क्या बनेगा? जल और वाटर, है ना। जल और लवण और जल बनता है। यानी कि लवण क्या लिखाएगा? NaCl प्लस क्या लिखेगा बोलिएगा? H2O। नहीं है तो ये किस तरह का अभिक्रिया? इसे क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं ना। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि यहाँ जो लिखा गया है एक एग्जाम्पल है, क्या चीज का बोलिएगा? क्या चीज का एग्जाम्पल बोले ना? उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, समझा ना कि नहीं समझे? चलिए और आगे देखिएगा, समझा कि नहीं समझा? तो ये एग्जाम्पल है क्या चीज का बोलिएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 अगर बात है ना, पॉइंट नंबर 3 अगर बात किया जाएगा तो क्षार का कार्बोनेट या तो बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तो रिएक्शन नहीं होता है। कोई भी अगर क्षार उठा लो MgOH का होल 2, है ना, अगर इसका अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ बोलिएगा? बाइकार्बोनेट के साथ। तो बाइकार्बोनेट मतलब कि यहाँ पे लिख दिया जाए NaHCO3, तो ये फिर से रिएक्शन नहीं होगा, सर होना। और एक अगर बात किया जाए आधातु ऑक्साइड के साथ, क्षार का किसका अभिक्रिया? तो आधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु जैसे कल पढ़ाए थे ना कि धातु ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। लेकिन आधातु ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। तो मतलब रिएक्शन होगा। ये देखो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस क्या लिख देते हैं बोलिएगा? सी है ना, CaOH का होल 2 प्लस क्या लिख दो? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये आधातु का ऑक्साइड है ना, कार्बन आधातु होता है, उसका ऑक्साइड हो गया तो रिएक्शन होगा तो फिर से क्या बनेगा? जल और लवण बनेगा। तो यानी कि क्या लिखाएगा? CaCO3 प्लस क्या लिख सकते हो? H2O। सीख गया ना। तो यानी कि अगर हम बात करें तो भस्म का यानी क्षार का रासायनिक गुण के बारे में तो दो ही को होता है रिएक्शन। कौन किसके साथ बोलिएगा? अम्ल क्षार के बीच में अभिक्रिया, वही क्षार और अम्ल के बीच में अभिक्रिया, और दूसरा क्षार और अधातु ऑक्साइड के बीच का अभिक्रिया होता है। बाकी किसी में रिएक्शन नहीं होता है। याद हो गया होगा? याद हो गया ना। चलिए अब इसके बाद देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं अब अम्ल की प्रबलता। अम्ल की तो अम्ल की प्रबलता कैसे पता चलता है? जैसे देखो कुछ कुछ एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है, कुछ कुछ वीक होता है ना, दुर्बल होता है। तो अम्ल दो प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होता है? दुर्बल अम्ल। तो प्रबल किसको बोला जाएगा और दुर्बल किसे बोला जाएगा? समझा ना। तो जो बहुत अधिक क्षयकारी होता है उसे बोला जाता है प्रबल अम्ल, और जो कम क्षयकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पीएच मान। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलिएगा? तो अम्ल का पीएच मान, अम्ल और क्षार लिख दो, दोनों के लिए तो हम पढ़ने जा रहे हैं ना। तो अम्ल और क्षार का पीएच मान। अब देखते हैं ऋणात्मक लघु गुणक हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के मान को बोलते हैं पीएच मान। लघु गुणक मतलब क्या हो गया? लॉग हो गया, ठीक है। इसे लिखा जाता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस बोला जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? याद हो गया? पीएच इक्वल टू क्या लिखा जाता है? माइनस लॉग H प्लस ना। ये H प्लस जो आप देख रहे हैं ये जो होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रता। ये क्या हो गया बोलिएगा? H प्लस का सांद्रता कहलाता है, ठीक है ना। चलिए
अब देखिएगा, तो pH बराबर ये हो गया, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि pH प्लस POH, मतलब कि यहां से अगर लिखा जाता POH, क्या लिखा जाता POH, तो POH बराबर क्या लिख देते माइनस लॉग OH माइनस आयन की सांद्रता हो जाता। और हम लोग जानते हैं कि pH प्लस POH दोनों का जो मान लिखा जाता है कितना होता है 7, pH प्लस POH दोनों का मान कितना होता है 7 होता है, 14 होता है, कितना होता है 14 होता है। pH प्लस POH का मान कितना लिखा जाता है 14 लिखा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि अगर बात किया जाए pH मान के बारे में, तो pH मान जो है वो 0 से लेकर के 14 तक लिखा हो रहता है। pH है ना, एक स्केल आता है, उस स्केल के ऊपर कितना से कितना लिखा रहेगा बोलिएगा 0 से लेकर के 14 तक। तो हम ये बता रहे हैं pH स्केल बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, इस pH स्केल में अगर बात किया जाएगा तो नंबरिंग होगा, यहां पर कितना हो गया 0, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यहां पे कर दो 9, फिर यहां 10 11 12 है ना 13, और कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग होगा, ठीक है। अब देखिएगा, जिस भी है ना, जिस भी वस्तु का pH मान 7 होगा उसे बोला जाता है उदासीन। कैसा बोला जाता है बोलिएगा उदासीन बोला जाता है। जैसे कि जल हो गया, जल का pH मान कितना होगा 7 होगा, समझ रहा हो ना। जो भी वस्तु जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है उसका pH मान कितना होता है 7। जैसे जल हो गया, जल ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, ठीक है ना। और यदि pH मान 7 से कम है, 7 से कम यानी कि 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के 7 को छोड़ कर करके, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो रहता है pH मान, तो उसके हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोला जाता है बोलिएगा अम्ल बोला जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और 7 से अधिक अगर होगा, 7 से अधिक मतलब 7 से 14 के बीच में, तो क्या बोला जाता है क्षार। क्या बोलते हैं बोलिएगा है ना, क्या बोला जाता है क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात और समझ लो कि जिस वस्तु का pH मान जितना कम होगा, जिस वस्तु का pH मान जितना कम होगा वो वस्तु उतना ही अधिक अम्लीय होगा। pH मान कम तो वस्तु अधिक अम्लीय होता है, pH मान कम तो वस्तु अधिक अम्लीय होगा। लेकिन अगर pH मान अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा क्षारीय होगा। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड कि pH मान जो होता है जितना कम होगा, मतलब इधर से इधर की ओर आने पर अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता क्या होगा बढ़ता है, तो इधर की ओर आइएगा तो अम्लीयता बढ़ता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अम्लीयता क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन उल्टा तरफ अगर कोई मान लिया जाए है ना, उल्टा तरफ चलना पसंद करेगा इधर से इधर की ओर, तो यानी कि जितना अधिक pH मान वो उतना अधिक क्षारीय होगा, ठीक है ना। तो इधर की ओर जब जाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिएगा क्षारीयता बढ़ता है, ठीक है ना, क्षारीयता बढ़ता है। मतलब इसका मतलब क्या पढ़ाना चाह रहे हैं सर, बताना चाह रहे हैं। तो देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो अभी तो हम बताएं कि जिस वस्तु का pH मान 7 होगा उसको क्या बोला जाता है उदासीन। यदि pH मान 0 से 7 के बीच में तो क्या कहला जाता है अम्ल, अम्ल होगा। और 7 से अधिक तो क्या कहलाता है 7 से अधिक मतलब 7 से 14 के बीच में तो क्या बोला जाता है क्षार बोलते हैं। और देखो एक बात और समझ लेना तुम लोग कि ये देखो अगर मान लिया जाए किसी वस्तु का pH मान जो है वो 2 पाया गया, ठीक है ना, तुमसे पूछा जाता है कि बताओ एक किस तरह का वस्तु होगा, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। ये क्षार है कि अम्ल है, क्योंकि इसका मान 7 से क्या लिखा गया कम, इसलिए क्या हो गया बोलिएगा अम्ल हो गया, समझ रहा है ना। यदि लिख दिया जाता है कि pH मान जो है वो 11 पाया गया तो क्या होता है ये क्षारीय कि अम्लीय, क्षार होता। अब चलो देखो ये तो हो गया। अब सुनिएगा जितना हम अभी क्या बताया आपको कि pH मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा, नहीं समझे। जितना pH मान अधिक कम होगा वो क्या होगा उतना अम्लीय होगा। मतलब जितना कम होगा इस पेपर में अगर देखा जाए तो जितना कम होगा वो सब जो है उसका pH अम्लीय अधिक होगा। मतलब यहां पे जो देख रहे हो जितना कम से कम रहेगा इधर में, मतलब 0-1 के बीच में अगर ये सब रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे बोलेगा प्रबल अम्ल बोला जाएगा। नहीं समझ में आया। जितना कम रहेगा pH मान उसको क्या बोलेंगे प्रबल अम्ल।
और जितना अधिक पीएच मान रहेगा तो कितना हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। मतलब ये सब अगर 6, 7 या 5, 6 ये सब के बीच में मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिएगा क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोला जाता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल बोला जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। पीएच मान जितना कम, पीएच मान जितना कम वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अब पीएच मान जितना अधिक हो जाएगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, एक छोटा सा एग्जांपल अगर लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ जी कि अधिक प्रबल अम्ल कौन सा होगा, ठीक है, एक वस्तु का पीएच मान जो है वो पाया जाता है 0.1 और दूसरे वस्तु का पीएच मान जो है पाया गया 6, तो अधिक प्रबल कौन सा होगा, 0.1 वाला कि ओ वाला होगा, बोलो। हाँ, ये जो देख रहे हो वो एक किस तरह का अम्ल हो गया, बोलिएगा, बोलो ना, प्रबल अम्ल हो गया, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा, बोलिएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। कारण समझाया ना, दुर्बल अम्ल, रीजन क्या हो गया, बोलिएगा, क्योंकि सर ने भी पढ़ाया कि जितना पीएच मान कम होगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा, पीएच मान जितना कम हो उतना प्रबल अम्ल होगा, तो कम था इसलिए क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया, समझ रहे ना। ये देखो एक और एग्जांपल लिया जाए, है ना, जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखिएगा, ये देखिएगा अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा हम लिख देते हैं कि किसी वस्तु का पीएच मान जो है वो 1 है और किसी वस्तु का पीएच मान जो है वो 1.2 है। अब तुमसे पूछते हैं कि बताओ इसमें अधिक प्रबल अम्ल कौन होगा, तो अधिक प्रबल अम्ल कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, हाँ ये वाला जो हो गया वो गया क्या, प्रबल। जब ये प्रबल तो कैसा हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, कोई दिक्कत, सर ना, समझ में आया ना। लेकिन उल्टा यदि मान लिया जाए कि पीएच मान जितना अधिक है, जैसे देखो एक वस्तु का पीएच मान हम पाया गया 11 और एक वस्तु का पीएच मान जो है वो पाया गया 12। अब तुमसे पूछते हैं कि बताओ अधिक क्षारीय कौन होगा, तो 12 वाला, जितना ज्यादा क्षारीय है ना, क्षारीय जब होगा तो पीएच मान उसका क्या होगा, अधिक होगा, तो यानी कि कैसा हो गया, बोलिएगा, प्रबल क्षार, कैसा हो गया, प्रबल क्षार हो गया, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। इसके बारे में बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा, दुर्बल क्षार। तो अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा, है ना, 4-5 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से दुर्बल कौन है, हम लोग पहचानना रहेगा, पहचान नहीं लेंगे, है ना। देखना है कि पीएच मान जितना कम उतना अधिक अम्लीय, पीएच मान जितना अधिक वो उतना क्षारीय, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल हो जाए, जैसे देखो एक वस्तु ए है, एक वस्तु ए है, उसका पीएच मान जो है वो पाया गया 13, ठीक है ना, और एक वस्तु बी है जिसका पीएच मान पाया गया आपका 14, एक वस्तु सी है उसका पीएच मान पाया गया, है ना, वस्तु सी का पीएच मान पाया गया 11, तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा इसमें से, सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, कौन सा होगा क्षारीय सबसे अधिक, डी वाला, 14 है सबसे अधिक हो गया, नहीं, सबसे दुर्बल कौन सा क्षार में होगा, दुर्बल क्षार कौन सा हो जाएगा, 11 वाला हो जाएगा, नहीं समझे। तुमसे अगर पूछे तो इसी में कि सबसे अधिक अम्लीय कौन है, जितना कम उतना अधिक अम्लीय, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होता, 11 वाला होता, बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत, सीख गए। तो एग्जाम वगैरह में आएगा तो डरोगे नहीं ना, नहीं डरिएगा। चलिए, तो ये था पीएच मान के बारे में, फिर से एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। पीएच मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर करके 14 तक। पीएच बराबर पहले फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, माइनस लॉग एच प्लस की सांद्रता, माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता लिखा जाता है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो पीएच मान, पीएच मान 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 14 तक, ठीक है ना। 0 से 7 के बीच वाला क्या बोला जाता है, 0 से 7 वाला को क्या बोला जाता है, अम्लीय बोला जाता है, ठीक है ना। 7 वाला क्या बोलते हैं, 7 से 14 वाला को क्या बोला जाता है, क्षारीय बोला जाता है, समझ रहे हो ना, है ना। जिसका पीएच मान जितना कम वो क्या होगा, कैसा होगा, हाँ, जिसका पीएच मान जितना कम वो उतना प्रबल अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान जितना अधिक वो प्रबल क्षार होगा। अधिक प्रबल, अधिक पीएच मान तो क्षारीय होगा, पीएच मान कम तो अम्लीय होगा, कोई दिक्कत, अंडरस्टूड है ऐसे बातें। तो ये था पीएच मान के बारे में, ठीक है ना। एसिड बेस पर अगर मान लिया जाए कि तुमसे पूछा जाता है कि एक वस्तु है जिसका पीएच मान जो है, एक वस्तु का पीएच मान जो है वो 3 पाया गया, एक वस्तु का पीएच मान 11 पाया गया, तो दोनों वस्तु में से कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, तो कौन सा अम्ल है बोलिएगा,
आम्ल कौन सा हो गया 3 वाला, क्षार कौन सा हो गया 11 वाला हो गया। अंडरस्टूड है ये सब बातें, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। तो ये था पीएच मान के बारे में ऑल ओवर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इस चैप्टर में पढ़ना है क्या हम लोग को, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ना है, लवण के बारे में पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। आम्ल का तनुकरण, हाँ तुम क्या बोल रहे हो विकास, आम्ल का तनुकरण, हाँ तो आम्ल का तनुकरण मतलब क्या होता है कि आम्ल में पानी के मात्रा, जल के मात्रा के बढ़ाने के तरीका को क्या बोल जाता है, आम्ल का तनुकरण। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, आम्ल का तनुकरण का मतलब क्या हो गया, आम्ल में जल की मात्रा को बढ़ाना है, उसी क्या बोलते हैं आम्ल का तनुकरण। अब देखो आम्ल को तनु करने का 2 तरीका है, आम्ल का तनु करने का 2 तरीका है। कैसे कैसे किया जा सकता है, जैसे देखो एक बीकर है, इसके अंदर आम्ल रखा हुआ है, ठीक है सर हो ना, या तो फिर एक और बीकर है, इसके अंदर हम लोग पहले क्या डाल देते हैं, पानी, ठीक है ना। अब देखो तरीका क्या सही है, ठीक है, कि आम्ल के ऊपर पानी डाल दे या पानी के अंदर डाले आम्ल, बोलो कौन तरीका सही होगा, ये ऊपर वाला, ये एक दोनों में से कौन सही है, ए सही है कि बी सही है, तरीका ए है, ये तरीका बी है, तो कौन सही होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि जब आम्ल का तरुकरण होता है, जब आम्ल का तनुकरण होता है मतलब उसके अंदर पानी जब डाला जाता है तो बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है ना, बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है। मतलब कि किस तरह का रिएक्शन होगा, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, उष्मा छेपी उष्मा देता है, नहीं एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली जो थर्मिक होता है ना। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है कि पानी के अंदर है ना, आम्ल के अंदर पानी डाल देता है, तो क्या होगा जानते हो, इतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, इतना ज्यादा मतलब उष्मा उत्पन्न होगा कि जानते हो क्या होगा, ये नली गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर गर्म हो जाएगा तो हो सकता है इनमें भी कि तुम्हारे हाथ से जल गया तो तुम क्या करो, छोड़ दोगे, तो छोड़ दो क्या हो जाएगा, नीचे जमीन पर गिरेगा, जमीन पर चलो छोड़ना भाई, तुम्हारे पैर पे गिर गया है ना, या तो तुम पर नहीं गिरा, कोई लेबोरेटरी में काम करो बगल वाला पर किसी पर गिर गया, तो समझ रहे हो क्या होगा, वो दिक्कत हो जाएगा, नहीं जल जाएगा ना जी, क्योंकि कैसा होता है क्षयकारी होता है अम्ल, ठीक है कि नहीं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है ना। इसलिए जब भी तनुकरण किया जाएगा तो हम लोग आम्ल को पानी में डालते हैं, आम्ल को किस अंदर डाला जाता है, पानी में। इससे फायदा क्या होगा कि धीरे धीरे हीट जनरेट होगा, थोड़ा डालेंगे हिला देंगे मिला देंगे अच्छा से, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है, फिर थोड़ा डालेंगे फिर क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब धीरे धीरे हीट तो जब बनवे करेगा, लेकिन क्या होगा उसमें धीरे धीरे करके जनरेट होगा हीट, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे माले ठंडा हो तब डालेंगे हम, फिर दोबारा डालना फिर और डालेंगे सर। तो जब पॉइंट भी नोटेड, जब आम्ल का तनुकरण किया जाता है तो हम लोग आम्ल को पानी के अंदर डालते हैं, आम्ल को पानी के अंदर डाला जाता है, उल्टा नहीं काम करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा, देखिएगा, चलो देखो अगला देखो, अगर बात किया जाएगा इसके बाद देखिएगा तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाए, ये क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। कौन सोडा, खाने वाला सोडा। तो देखो सब लोग प्यार से देखे चलेगा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है NaHCO3, आना तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है कि सर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्या होता है NaHCO3, आना खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, आना तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखा जाता है बोलिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला, ये हो गया इसका रासायनिक नाम, ठीक है ना। अब कॉमन साधारण नाम क्या होता है, खाने वाला सोडा। देखिए आखिर खाने वाला सोडा कैसे तैयार होता है, बनता कैसे है, तो बनने का विधि, बनाने का विधि देखो तो कैसे बनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, साधारण लवण,
साधारण साधारण लवण के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया जब प्रवाहित किया जाता है तो यहां से बनता है सोडियम, है ना, NHCO3 प्लस आपका हो गया NH4Cl बनता है, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अगर पूछा जाता है कि सोडियम ये खानल सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है, जब साधारण लवण के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो खाने वाला सोडा और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, समझ में आया ना, ठीक है। नहीं तो ये हो गया कैसे तैयार होता है, खाने वाला सोडा कैसे बनता है, एक बार मेरे साथ साथ फिर से बोल दीजिएगा। जब 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 सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो खाने वाला सोडा और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिएगा अब इसका यूजेज कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो खाने वाला सोडा कहां कहां उपयोग किया जाता है, तो देखो बच्चा, खाने वाला सोडा का उपयोग, खाने वाला सोडा का उपयोग, अब देखते हैं दिखा जाए कि इसका उपयोग आखिर कहां कहां किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, इसका उपयोग किया जाता है ब्रेड और केक बनाने में, बेकरी इंडस्ट्रीज में होता है, कहां होता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में होता है, जहां पे केक वगैरह बनता है वहां पे यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्यों यूज किया जाता है, बेकरी केक बनाने में क्यों यूज किया जाता है, ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये सब बनाने में उपयोग किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, तो देखो ऐसा इसलिए कि देखो आटा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मिला देते हैं, NHCO3 का क्या जाता है, मिला दिया जाता है। अब जब NaHCO3 को, है ना, मिला दिया आटा के अंदर, अब जब इसको गर्म किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहां से मिलता है Na2CO3 प्लस क्या मिलता है ना, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस क्या मिलता है आपका, H2O मिलता है, सर और ना। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकला वो आटा के अंदर कैद ना हो जाएगा, आटा के अंदर ना मिला दिया गया है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या जाएगा, बाहर आना चाहेगा। अब बाहर कैसे आएगा, वो जगह मिलेगा उसको, तो जब जगह नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो आटा को साथ साथ क्या करेगा, लेके साथ में उठ जाएगा, नहीं समझ रहे हो। और जब साथ साथ आटा को लेके उठ जाएगा तो उसके आटा के अंदर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, देखते हो ना भाई, ब्रेड फाड़ते हैं देखते हो ना, तो ब्रेड देखो टुकड़ा उकड़ा छेद रहता है उसके अंदर, कारण क्या हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा होगा, निकलने की कोशिछ कर रहा होगा, बेचारा निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना, निकल भी पाएगा तो ऊपर उसको छेद करके बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए कैसा हो जाता है, ब्रेड वगैरह पॉल्पी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर जगह बन जाता है, ठीक है, समझा ना। तो इसी कारण से हम लोग यूज करते हैं खाने वाला सोडा का ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहेगा तो क्या करेगा, उसको सॉफ्ट और बना देगा, ठीक है, समझे ना। चलिए तो पहला यूज हो गया, कहां पे यूज होता है बोलिएगा, बोलिए कहां पे यूज होता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में, जहां पे ये बनता है, ये क्या उसको कहते हैं, ब्रेड बन गया, केक बनाने में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। या तो फिर दूसरा इसका यूज किया जाता है, हाँ, अग्निशमक यंत्र में, कल बता रहे थे, अग्निशमक यंत्र में उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे देखो अग्निशमक यंत्र के बारे में अगर बात किया जाएगा तो कुछ ऐसा उसका फोटो होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा संरचना होता है कि अग्निशमक यंत्र इस तरह से एक सिलेंडर के, है ना, बेलन के आकार का होता है, ठीक है ना। इस बेलन के आकार में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से एक सीसी रहता है, ठीक है ना, जो फूटने लग रहता है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं H2SO4, क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ रहता है, ठीक है ना, क्या चीज डाला हुआ बोलिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके ये नीचे में देख रहे हो ना आप, ये नीचे में हम लोग डाल देते हैं खाने वाला सोडा, NaHCO3 डाला हुआ रहता है, ठीक है। मान लिया कि आग लग गया तो यहां पे इसके अंदर एक पुल दे रहता है, इसको दबाएं, क्या लिखा रहता है, पुश, ठीक है, नहीं दबाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको दबाओगे तो क्या होगा, ये आकर इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, जब तोड़ेगा तो क्या होगा, है ना, दोनों आपस में मिल जाएगा,
दोनों क्या है ना, H2SO4 जो है वो NaHCO3 का क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो देखो ये एक अम्ल है, दूसरा का क्या हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। तो अम्ल जब बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करता है क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लवण, मतलब Na2SO4 प्लस H2O अब प्लस क्या बनेगा, CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जलते हुए वस्तु पर जब हम प्रवाहित करेंगे तो समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ आग लगा हुआ इस तरह से, ठीक है कि नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब भेजेंगे तो क्या होगा कि इस वस्तु के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड घेर लेगा। कौन घेर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके चारों तरफ क्या फैल गया, बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बन गया। तो क्या इसको ऑक्सीजन मिल पाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म तो जलता हुआ चीज बुझ जाएगा। कोई दिक्कत, समझाना है ना। तो ऐसे करके काम होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें इसी के बारे में तो ये हो गया। उसके बाद देखो इसका यूज कहां और कहां यूज होता है, बोलो कहां पर। हाँ, इसका उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। किस तरह उपयोग किया जाता है, एंटासिड के रूप में। मतलब अगर पेट उठ खराब अगर है तो सिर्फ थोड़ा सा एक फाक लोगे तो पेट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है, तो एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, एंटासिड के उपयोग में, ठीक है। तो ये सब इसका था यूजेज, समझ गया ना। फिर से एक बार, कैसे बनता है खानल सोडा का रासायनिक सूत्र, पहले क्या होता है बोलिएगा, NaCO3। खानल सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3। 4-5 बार बोल देना घर पे जाकर करके, ठीक है ना। NaCO3 खानल सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है कि नहीं। ये बनता कैसे है, तो कैसे बनता है बोलिएगा, है ना। जब हम लोग साधारण लवण और जल के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो खाने वाला सोडा मतलब NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। ये बनने का विधि हो गया, ठीक है। अब ये इसका यूज कहां किया जाता है, अरे सबसे पहले क्या हम बताइएगा, बेकरी में कहां यूज होता है, केक हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा हम क्या बताए बोलिएगा, कहां पे उपयोग किया जाता है, अग्निशमक यंत्र में। और तीसरा कहां उपयोग किया जाता है बोलिएगा, एंटासिड में उपयोग किया जाता है, एंटासिड में उपयोग किया जाता है। सीख गए, इतना सीख गए। चलिए, तो ये था खाने वाला सोडा। अब देखा जाए कि धोने वाला सोडा कैसे बनता है, कौन सा, धोने वाला सोडा। तो देखो आ जाओ, धोने वाला सोडा, है ना। देखिएगा, धोने वाला सोडा, तो पहली बात इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र याद रखोगे तो रासायनिक सूत्र लिखा जाता है Na2CO3 10H2O, है ना, क्या लिखा जाता है, Na2CO3 10H2O। अब देखो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, है ना, 10 को लेता है डेका, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो, है ना। तो क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्या बोला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। याद हो गया, रासायनिक नाम क्या होता है बोलिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, है ना। तो लिख लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम लिखा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट लिखा जाता है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखिएगा, अब ये कैसे बनता है, तो बनने का विधि, बनाने का विधि। देखो खाने वाला सोडा क्या हो गया बोलिएगा, NaHCO3। अब ये भी कैसे बनता है लिख सकते हैं हम लोग, बोर्ड है ना, एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है। 5 नंबर में आएगा तो ये कैसे बनता है वो भी लिख देंगे पहले, ठीक है। तो पहले NaHCO3 ले लिया जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे, गरम, क्या किया जाएगा, गरम करेंगे। तो गरम करने से क्या बनेगा, Na2CO3 और क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है ना। और प्लस क्या बनता है, जल बनता है, तो यानी कि H2O लिख दो। अब देखो पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना, पहले स्टेप में हमने क्या किया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, गरम कर दिया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट में जल प्रवाहित कर देते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, जल प्रवाहित किया जाता है,
ठीक है, तो अपने आप ये 10 जल के अणु को क्या करेगा, संग्रहित कर लेगा, ठीक है ना, और क्या बना देगा बोलिएगा, Na2CO3 10H2O बना देगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा, धोने वाला सोडा। सीख गए। तो पहले क्या किया जाएगा बोलिएगा, खाने वाला सोडा को हम लोग क्या करते हैं, गरम। तो गरम करने के बाद क्या बनता है ना, बोलो ना, Na2CO3 CO2 और क्या बनेगा, H2O बनेगा। और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, है ना, जल दे देंगे। तो जल देने के बाद क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल अपने साथ रख लेगा, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, धोने वाला सोडा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका उपयोग कहाँ क्या किया जाता है, तो इसका देखिएगा उपयोगिता, है ना, उपयोग। अब इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उपयोग, ठीक है। तो धोने वाला सोडा का आखिर कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले कहां पर उपयोग होता है बोलिएगा, हाँ, जल के कठोरता को हटाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई कठोर जल है तो उसको मृदु बल जल बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 कहां उपयोग हो गया बोलिएगा, बोलिए बोलिए, पॉइंट नंबर 1 में कहां लिखिएगा कि जल को मृदु बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, या तो जल के कठोरता को हटाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्यों ऐसा, मतलब कि कठोर जल किसे बोला जाता है, जिसमें सोडियम मैग्नीशियम का साल्ट, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम का साल्ट अधिक मात्रा में होता है, उसे बोला जाता है कठोर जल। जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जब उस पानी में डालेंगे इस, है ना, ये धुंधला सोडा को, तो उससे फायदा क्या होगा, उसको क्या कर देगा, उससे रिएक्शन करके उसको हटा देगा, ठीक है। उसके बाद तुम सर्फ डालोगे, झाग बहुत अच्छे से बनना चालू हो जाएगा, ठीक है सर, आना। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कहां पे उपयोग करेंगे बोलिएगा, पानी के कठोरता को हटाने में, ठीक है ना। उसके बाद बोलिएगा पॉइंट नंबर 2 बोलिएगा, कहां उपयोग, हाँ, इसका उपयोग करता है दो भी लोग, ठीक है ना। कपड़ा के सफाई में, कपड़ा के सफाई में उपयोग किया जाता है, धोबी द्वारा कपड़ा के सफाई में उपयोग किया जाता है। और बोलिएगा, हाँ, इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, क्या चीज बनाने में, साबुन, और कागज इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है बनाने में, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ गया ना। चलिए ये था, है ना। तो उपयोग याद हो गया। पहले क्या बताए थे, कहां पर उपयोग किया जाता है बोलिएगा, कठोरता हटाने में। दूसरा कहां उपयोग बताए, हाँ, धोबी द्वारा कपड़ा साफ करने में। तीसरा क्या बताए, साबुन और कागज फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गया ना, बनाने में उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, सीख गए यहां तक, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो ये था किसके बारे में बोलिएगा, धोने वाला सोडा के बारे में, ठीक है। अब देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसके बारे में बात किया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहला है ना रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, 1/2 H2O। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम लिखा जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फिर से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कोई दिक्कत, चलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, समझ। चलिए अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा इसका बनता कैसे है, तो बनाने का विधि, बनाने का विधि। अब देखो इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहली बात जिप्सम, क्या लिया जाएगा, जिप्सम। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। चलो आ जाओ, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, है ना। ये क्या चीज है बोलिएगा, ये क्या चीज है बोलो ना, जिप्सम है, क्या चीज है, जिप्सम। अब इस जिप्सम को हम लोग क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर दिए, गर्म कर दिए। तो जब सब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो जानते हो क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O बनेगा, अब प्लस क्या बन जाएगा,
1.5 H2O ऑफ पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, ऑफ पेरिस बोला जाता है। याद हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। तो अगर आपसे पूछता है कोई कैसे बनता है तो क्या बोलोगे, बोलो एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, है ना, कि जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और है ना 1.5 H2O वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत, इस तरह से बन गया, ठीक है ना। अब इसका देखो यूजेस, कहां कहां इसका यूज किया जाता है, तो देखिएगा कहां कहां यूज किया जाता है, उपयोग। तो देखो इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। हाँ तो चलिए आ जाइए, उपयोग हो गया, तो इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो देखो पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। तो उपयोग कहां किया जाता है, तो सुनिएगा, हाँ कमरा उमरा में देखते होंगे कि जहां पंखा उनका सीलिंग विलिंग होता है ना, सीलिंग वगैरह में देखोगे तो डिजाइन वगैरह बनाया जाता है, तो कॉर्नर में होता है ना रूम का, उसमें डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कमरे उमरे का सजावट में उपयोग किया जाता है, क्या में उपयोग किया जाता है, कमरे उमरे का सजावट हो गया, कमरा हो गया, उसमें सजावट की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोलिए, इसका कहां उपयोग किया जाता है, मूर्ति बनाने में। कहां उपयोग किया जाता है, मूर्ति बनाने में। गणेश जी का जो मूर्ति वगैरह देखते हो ना, वो सब इससे बनाने में उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 बोलिएगा, है ना, इसका उपयोग किया जाता है सतह को चिकना बनाने में। सतह को, जैसे दीवार का ना आपका प्लास्टर तो चलता है, बाल पुट्टी चढ़ता है, अब बाल पुट्टी की जगह पर इसे भी चढ़ाया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी चढ़ाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर इसका कहां उपयोग होता है, हाँ सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, है ना। अगर हाथ फ्रैक्चर कर गया, पैर फ्रैक्चर कर गया तो उसे जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो डॉक्टरों द्वारा, है ना, आपका हड्डी जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझ ना। तो फिर से बताइएगा, पॉइंट नंबर 1 इसका कहां उपयोग होता है बोलिएगा, कहां, सजावट में। दूसरा मूर्ति बनाने में। तीसरा सतह को चिकना करने में। चौथा कहां उपयोग हो गया, डॉक्टरों द्वारा हड्डी जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। तो फिर से एक बार बोलिएगा, अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बोलिएगा, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। कोई दिक्कत, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो कैसे बनता है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल मिलता है, समझ ना, कोई दिक्कत, समझ रहा है ना। कितना डिग्री सेल्सियस तक, पॉइंट बी नोटेड, 100 डिग्री सेल्सियस तक। कितना डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है बोलिएगा, हाँ उसके बाद चलिए, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टरों द्वारा इसका क्यों उपयोग किया जाता है हड्डी जोड़ने में, ठीक है ना। तो सुनिए कैसे उपयोग किया जाता है। देखो यहां पे उल्टा रिएक्शन होता है, ये देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब CaSO4 2H2O को गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना, तो क्या बनता है बोलिएगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस ए न बनता है, ए बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिएगा, एक मिनट देखिए, ये बनता है, सब लोग जानते हैं। अब डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है, जब मान लिया फ्रैक्चर कर जाता है पैर, तो पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले क्या करता है कि इसको गर्म कर लेता है, प्लास्टर जिप्सम रखे रहता है, पैकेट में रखा रहता है, क्या चीज फाड़ेगा, डालेगा और उसको क्या करेगा, गर्म करेगा, है? हाँ बताते हैं, जैसे कि पहले इसको क्या करता है, गर्माता है 100 सेल्सियस पर, तो क्या चीज बदलेगा बोलिएगा, प्लास्टर पे। ये जो होता है वो सॉलिड होता है, कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। ये जब बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेमी सॉलिड। पूरी तरह सॉलिड नहीं रहेगा ना, सॉलिड ना बीच बीच बाहर आ जाएगा, समझा कि नहीं, सेमी सॉलिड, मिट्टी की तरह हो जाएगा, भींगा हुआ मिट्टी की तरह हो जाएगा, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए उस तरह का, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा तब क्या करेगा डॉक्टर, बैंडेज लगाएगा, क्या करेगा, उसके बाद फिर से इसमें पानी डालेंगे, उल्टा रिएक्शन करेंगे। अब क्या होगा, गरमा दिए,
बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या किया जाता है, डॉक्टर जो है CaSO4 हाफ H2O में फिर से क्या डाल देगा, जल, बाहर से क्या डाल देंगे, जल। तो यानी कि 1.5 H2O क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे, फट फट बैंडेज मारेगा, लगाएगा, फिर बैंडेज मारेगा, लगाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, फिर से ये क्या चीज बदल जाएगा, बोलिएगा, जिप्सम बदल जाएगा। क्या चीज बदल जाएगा, अब ये जिप्सम बदल गया तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्या होता है, हार्ड हो जाता है। अब हार्ड हो गया, बैंडेज के ऊपर लगा करके ऐसे लगाते गए, वो हार्ड होते चला गया। अब इतना हार्ड हो जाएगा कि मान लो यहाँ पे हड्डी का टूट गया है, यहाँ पे अगर हड्डी टूट गया है तो इस हड्डी को ऊपर नीचे होने नहीं देगा। सर होना एकदम चुपचाप जैसा हड्डी था उसी स्थिति में क्या रहेगा, लगातार 1 महीना 15 दिन 20 दिन तक जब रहेगा, डॉक्टर दवा हुआ खाओगे तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, अपने आप हड्डी ज्वाइन कर जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण। ठीक है ना सर, होना कोई दिक्कत। और गांव देहात में क्या किया जाता है कि फट्टी से बांध करके इलाज कर दिया जाता है ना। एनी हाउ आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है कि नहीं। हाँ गांव देहात में करता है, फट्टी बांध देगा, हाथ लटकाए रहना है, हिलाना डोलाना नहीं है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये काम किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। समझ में आना कैसे किया जाता है। जो CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस में पहले तो हम लोग गर्म करते हैं जिप्सम को, डॉक्टर पहले क्या करेगा, गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा, फिर उल्टा काम करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या डाल देगा, जल डालने का, फटफट लगाएगा, ठीक है ना, लगाते गया और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जिप्सम में बदलते चला जाएगा। तो धीरे धीरे बैंडेज मारता गया तो उससे क्या हो जाएगा, हाथ जहां पर मल टूटा हुआ है वो पल्ला पार्ट क्या हो जाएगा, पैक हो गया पूरी तरह से। अब उस हड्डी को वहां पर हिलने डुलने नहीं देगा, सर होना नहीं देगा, हिलने डुलने तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बाकी तो दवा काम करवे करता है, समझाया ना। तो इस तरह से हड्डी जुड़ने का काम करता है। तो इस तरह से ये चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन था, ठीक है ना, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हाँ एक शॉर्ट तरीका से आपको बताया गया है। कल आप लोग इस चैप्टर 2 का सारे के सारे जितना मेरा नोट्स में लिखाया गया है वो सारे के सारे चीजों को पढ़ करके आप आइएगा, याद करके आइएगा। अगला दिन मिलेंगे, आपसे हम पूछेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए।